अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम LHV के फर्स्ट ईयर के कोर्स का यूनिट नंबर 3, जो कि हमारे साथ सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक का यूनिट नंबर 3 है, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि ये यूनिट जो है बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। तो इसलिए जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो उसको आप लोगों ने गौर से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आंसर जो है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है उसका मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंत्र जज़ेल टॉपिक्स के हवाले से मंत्र जज़ेल क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज ओवम, इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम। मतलब यह है कि पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है वो ज़ाहिर बात है ओव्यूलेशन के हवाले से आपसे पूछ रहे हैं कि ओव्यूलेशन किसे कहते हैं। तो ओव्यूलेशन की डिफिनीशन जो मैं आपको अभी बताऊंगा उसी तरह से आप लोगों ने समझ के अपने अल्फाज में आप लोगों ने क्या करना है, सामने वाले जो आपकी एग्जामिनर्स होते हैं उनको आप लोगों ने समझाना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के हवाले से कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। एक होती है ओव्यूलेशन और एक होती है फर्टिलाइजेशन। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट जो है इस दोनों को एक ही चीज़ समझ बैठते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में जो फ़र्क है उसको हम वाज़ेह करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ फर्टिलाइज ओवम की डेवलपमेंट कैसी होती है, कौन कौन से प्रोसेसेस जो है उससे ओवम जो है गुज़रता है, एक जो है वो गुज़रता है और फिर उसकी डेवलपमेंट हो के वो कैसे ज़ाइगोट में कन्वर्ट होता है, ज़ाइगोट से एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आ जाती है। और लास्ट में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम के बारे में कि हमारे साथ जब ओव्यूलेशन हो जाते हैं तो ओव्यूलेशन के बाद हमारे साथ ओवम किस तरह से उसकी इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में, और यूट्रस में कहाँ पर इसकी इम्प्लांटेशन होती है, इस पर हम बात करेंगे। फिर इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन प्लेसेंटा एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसे कहते हैं और प्लेसेंटा कैसे डेवलप्ड होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। सबसे पहले हम प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि प्लेसेंटा किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर प्लेसेंटा बनता है, और इसके साथ साथ प्लेसेंटा के कौन कौन से मेन फंक्शन होते हैं, क्या काम करते हैं प्लेसेंटा, तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद फिर हम आएंगे टाइप्स एंड एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा की तरफ कि प्लेसेंटा के हमारे साथ कितने टाइप्स हैं और नॉर्मली जो कॉमनली हमें देखने को मिलती है, जो ज़्यादातर केसेस हमें प्लेसेंटा के एबनॉर्मेलिटीज़ के मिलते हैं, तो उस एबनॉर्मेलिटीज़ पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के दौरान किस तरह से प्रेगनेंसी गेन होती है, प्रेगनेंसी के गेन होने के बाद डेवलपमेंट प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारे साथ है फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन को भी हम इंशाल्लाह डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमसे पूछा गया है कि डिफाइन ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या
पूछ रहे हैं या आपसे क्या मांग रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि हमें ओव्यूलेशन का बताएं कि ओव्यूलेशन किसे कहते हैं। फिर दूसरी जो चीज़ आप लोगों से मांगी गई है वो है फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं इसके बारे में हमें बताएं। और तीसरी जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो है इम्प्लांटेशन ऑफ द ओम, कि ओम जो है इसकी इम्प्लांटेशन कैसे होती है, कैसे ये यूट्रस में इम्प्लांट होते हैं, कहाँ पर होते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है इसका जिसके ज़रिए इसकी इम्प्लांटेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें आपसे जो है ना क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने आंसर की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम ओव्यूलेशन की बात करेंगे। देखिए, अगर जनरल अल्फाज, सिंपल अल्फाज में या मैं अपने अल्फाज में आप लोगों को ओव्यूलेशन की डेफिनेशन करूँ तो इंतहाई सिंपल है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है आप इन्हीं चीज़ों को रट करके आप वहाँ पर लिखे, एग्ज़ाम में लिखे। मेन चीज़ ये है कि आप लोग अपनी कंसेप्ट को समझे। जब आप अपने कंसेप्ट को समझेंगे तो फिर आप अपने आप से किसी भी टॉपिक पर बात कर सकेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं अपने अल्फाज में ओव्यूलेशन की मैं आपको तारीफ़ करके बताऊँ तो ओव्यूलेशन असल में हमारे साथ वो टाइम पीरियड होता है। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा, आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज़ या 30 डेज़ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डेट से लेकर 14 डेट तक का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक ओवम जो है वो रेडी हो रहा होता है, तैयार हो रहा होता है अपने आप को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो जब 14 डेट हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के चौथवें दिन पर या चौथवा जो डे होता है 14 डे पर जो है ना क्या होती है, जो एग होते हैं आपकी क्या कहते हैं, ओवरीज में जो एग्स होते हैं जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, फोलिकल्स में पाए जाते हैं। तो वो जो फोलिकल्स होते हैं उसकी नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए उसकी रप्चरिंग हो जाती है, वो पट जाती है, ठीक है। पटने की वजह से इसके अंदर जो एग्स होते हैं तो वो एग्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। सिंपल अल्फाज में वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें जो फोलिकल्स होते हैं उससे उसकी रप्चरिंग की वजह से जो एग्स होते हैं उसमें उसका रिलीज़ हो जाना, ठीक है, उसका रिलीज़ हो जाना और फिर रिलीज़ होने के बाद उसका जो है ना फॉलोपियन ट्यूब की ज़रिए यूट्रस की तरफ आना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और यही टाइम जो है ये हमारे साथ जो है ना सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगर इस टाइम पर, इस डे पर किसी किस्म की मतलब इंटरकोर्स हो जाए, ठीक है, तो इंटरकोर्स होने के बाद प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो 100% बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेशली एग्स जो है वो रिलीज़ हुए होते हैं, ठीक है। एग्स के रिलीज़ होने की वजह से स्पर्म जो है वो इजीली जो है ना फॉलोपियन ट्यूब में इन्हीं मैच्योर एग्स के साथ क्या करते हैं, फ्यूज़ होते हैं और इस एग को फर्टिलाइज करके जो प्रेगनेंसी प्रोसेस होता है उसकी बाकायदा से शुरुआत हो जाती है। तो ये मेरे अल्फाज में ओव्यूलेशन की एक सिंपल डेफिनेशन थी। यहाँ पर आपको जो बताई गई है यही बातें हैं, लेकिन अपने अल्फाज में इसको देखें। ओव्यूलेशन इज़ द प्रोसेस वियर बाय द फीमेल पिट्यूटरी फोलिकल्स रप्चर, जो अभी मैंने आपको कहा कि जो फोलिकल्स होते हैं ओवरीज में, ठीक है, तो इन फोलिकल्स में क्या होते हैं, मैच्योर एग्स पाए जाते हैं जिसको ओवम कहते हैं, फीमेल एग्स जिसको ओवम कहते हैं मेडिकल टर्म में, ठीक है। तो ये फोलिकल जो है इसकी रप्चरिंग हो जाती है, ये पड़ जाते हैं, रप्चर से मुराद ये पड़ जाते हैं, ठीक है, एंड डिस्चार्ज द ओवा इनटू द फॉलोपियन ट्यूब। और इसमें जो ओवा होते हैं, ओवा से मुराद इसमें जो एग्स होते हैं तो वो एग्स जो है ना रिलीज हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं और फॉलोपियन ट्यूब की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। दिस फेज या द फर्स्ट फेज ऑफ ओव्यूलेशन typically occur around the 14 day of the 28 menstrual cycle। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो menstrual cycle होता है 28 डेज पर मुश्तमिल, तो इस menstrual cycle के
14वें डे पर 14 डे पर जो है असल में ये ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, फॉलिकल्स पड़ जाते हैं और इससे एग्स निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि फॉलोपियन ट्यूब के ज़रिए यूट्रस की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो एग्स रिलीज हुए होते हैं तो इसका जो पूरा टाइम पीरियड होता है तो वो 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक होते हैं। मतलब ये है कि इन 24 से 48 आवर्स के दौरान अगर इंटरकोर्स हो जाए तो इंटरकोर्स होने के बाद प्रेगनेंसी के कैरी होने के जो चांसेस है वो 100% होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। व्हाट इज मीन बाय फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन और ओव्यूलेशन में फ़र्क है। ओव्यूलेशन सिर्फ वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। FSH नाम आप लोगों ने सुना होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन होते हैं जो कि आपके ओवरीज में मौजूद जो फॉलिकल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको एनहांस करते हैं कि वो जल्दी से मैच्योर हो जाए, उसमें मौजूद जो एग्स है वो जल्दी से मैच्योर हो जाए, ताकि ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल ये एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब वो पटता है तो उसके पटने की वजह से उसके अंदर जो एग्स होते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ये ओव्यूलेशन के बाद होता है। ठीक है, जब ओव्यूलेशन हो जाती है और ओव्यूलेशन होने के बाद 24 से 48 आवर्स के दौरान अगर किसी किस्म की इंटरकोर्स हो, ठीक है, मेल और फीमेल इंटरेक्ट करे एक दूसरे के साथ जो है ना इंटरकोर्स करे, ठीक है, तो इस इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म होते हैं वो फॉलोपियन ट्यूब के ज़रिए जो है फॉलोपियन ट्यूब की तरफ आते हैं और फॉलोपियन ट्यूब में मौजूद जो ओवम होता है, जो एग होता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है और उस एग को जो है ना फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, उस एग को फर्टिलाइज कर देता है और इस तरह से हमारे साथ जो प्रेगनेंसी का एक प्रोसेस है उसकी बाकायदा से शुरुआत हो जाती है। सो फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। जब एक स्पर्म जो है वो एग के साथ क्या करता है, फ्यूज होता है, एग के साथ मिलता है फॉलोपियन ट्यूब में और मिलने के बाद वो कन्वर्ट हो जाए ज़ाइगोट में। ज़ाइगोट क्या होता है? ज़ाइगोट असल में जब स्पर्म और एग कंबाइन होते हैं तो स्पर्म और एग के कंबाइन होने के बाद ये एग जो है ना इसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है, इसकी सेल डिवीजन शुरू हो जाती है और सेल डिवाइड होते होते हमारे साथ इरेगुलर मास ऑफ शेप सेल बन जाता है जिसको हम ज़ाइगोट कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स अबाउट 12 to 24 आवर और ये जो पूरा प्रोसेस हमारे साथ होता है फर्टिलाइजेशन का ये तकरीबन 12 से 24 आवर्स तक का जो टाइम है वो लेता है। ठीक है, एक एग को फर्टिलाइज होने में जो है ना 12 से 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो इस दौरान अगर स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है और एग जो है फ्यूज होने के बाद उसकी में मल्टीप्लिकेशन या सेल डिवीजन शुरू होके उससे ज़ाइगोट बन जाए तो इस तरह से हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हो गया है। तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन के दरमियान जो फ़र्क है उसकी आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। जब एक फर्टिलाइज हो जाता है उससे ज़ाइगोट बन जाता है तो ज़ाइगोट के बनने के बाद मज़ीद जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो शुरू हो चुका होता है और मुसलसल डेवलपमेंट हो रही होती है ज़ाइगोट की। ज़ाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो से फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, इस पूरे ट्राइमेस्टर के दौरान जो है ना ज़ाइगोट इसकी मुकम्मल तौर पर ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही होती है और इससे एक मुकम्मल फीटस जो है वो क्या होता है, बनता है। तो डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज ओवम की अगर हम बात करें तो एज द सेल नोन एज अ मरूला बिगेन टू डिवाइड। मरूला अभी मैंने आपको कहा कि इरेगुलर सेल्स जो है वो कंबाइन हुए होते हैं और एक इरेगुलर मास उससे बना होता है। ठीक है, जिसको हम मरूला कहते हैं। तो इसकी मज़ीद जब डिवीजन शुरू हो जाए तो द एम्ब्रियो बिगिंस टू फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट।
ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो एम्ब्रियो होता है इससे जो है ना ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट ये एम्ब्रियो का जो शुरुआती टाइम पीरियड होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, जिसमें सेल्स मुकम्मल तौर पर उसकी डिवीजन हो रही होती है और डिवीजन होते होते उससे एक इरेगुलर शेप बन रहा होता है, ठीक है। इट टेक्स अबाउट 7 days फॉर द ओवम टू रीच द एम्ब्रियो द एंडोसर्विकल रिंग, ठीक है। और इसी तरह से एंडो सर्विकल रिंग तक पहुंचने में तकरीबन ओवम को जो है ना 7 दिन लगते हैं, ठीक है। इस स्टेज तक पहुंचने में, एम्ब्रियो तक पहुंचने में इसको तकरीबन 7 दिन लगते हैं। तो ये हमारे साथ होता है डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। फिर जब डेवलपमेंट हो जाती है तो इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट स्टेज आता है, ठीक है, वो है इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम। मतलब ये है कि ब्लास्टोसिस जब बन जाता है तो यही ब्लास्टोसिस जो है ना क्या होता है, ये यूट्रस की तरफ आता है फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए। यूट्रस की तरफ जब पहुंचता है तो फिर यूट्रस में हमारे साथ जो इनर मोस्ट लेयर होता है यूट्रस का, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो वहाँ पर ये हमारे साथ जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, या आप कह लें कि हमारे साथ जो फर्टिलाइज एग होता है, ये उस एंडोमेट्रियम में जो है ना वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, वहाँ पर जो है ना अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और उस इनर मोस्ट लेयर के साथ अटैच हो जाता है, जिसके बाद फिर बाकी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो वहीं पर ही होती है। सो इफ़ द ओवम इज़ फर्टिलाइज इट बिकम इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम, जो कि अभी मैंने आपको कहा इम्प्लांटेशन यूजुअली टेक्स प्लेस 10 to 14 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब एग जो है फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाता है तो फलोपियन ट्यूब से यूट्रीन की तरफ आने में और फिर यूट्रीन में जो एंडोमेट्रियम है उसमें इम्प्लांट होने में तकरीबन ये जो फर्टिलाइज एग है ये 10 से लेकर 14 डेज लेता है। 10 to 14 डेज के अंदर अंदर ये फर्टिलाइज एग यूट्रस की तरफ पहुंचता है और यूट्रस में एंडोमेट्रियम में फिर ये अपने आप को क्या करता है, इम्प्लांट करता है। तो ये हमारे साथ था एक पूरा प्रोसेस जिसमें हमारे साथ ओव्यूलेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आप सब स्टूडेंट को ईज़िली समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आए तो दोबारा से आप इसको देख के समझ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि डिफाइन प्लेसेंटा एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसे कहते हैं और प्लेसेंटा की डेवलपमेंट कैसे होती है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा के हवाले से अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो प्लेसेंटा जो है ये असल में हमारे साथ एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे साथ जो फीटस है वो मौजूद होता है, ठीक है। और ये प्लेसेंटा जो है ना ये एक ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करती है जो कि फीटस को मुख्तलिफ चीज़ों से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो हमारे साथ प्लेसेंटा की डेफिनेशन मौजूद है जिसमें कहते हैं कि द प्लेसेंटा इज़ अ टेम्पररी ऑर्गन दैट डेवलप फ्रॉम द कोरियन, मतलब 2 सेपरेट इंडिविजुअल द मदर एंड फीटस। मदर और फीटस के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जिससे कोरियन बनता है, ठीक है। तो उस कोरियन से हमारे साथ जो है ना ये प्लेसेंटा, ये एक टेम्पररी ऑर्गन होता है, ये बना होता है, ठीक है। अच्छा जी, It is formed by the merging of the chorion मतलब fetal part and the decidua bacillus, the area of the endometrium between the implanted chorionic vesicles and the myometrium। myometrium जो कि हमारे साथ मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस होता है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो होता है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं और जो मिडल लेयर होता है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है, जो कि मस्कुलर लेयर होता है। आल्सो कॉल्ड द डिसिडुआ सिरोटिना, ठीक है। मायोमेट्रियम जो है इसको डिसिडुआ सिरोटिना भी कहते हैं और जो हमारे साथ एंडोमेट्रियम होते हैं उसको डिसिजुआ बेसिलस कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नेम्स आपको पता होना चाहिए। तो जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा किस चीज़ से बनता है, प्लेसेंटा जो फीटल
पार्ट होता है कोरियन उसके मिलाप से, और इसके साथ साथ जो मदर का जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, ठीक है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, जो इनर मोस्ट लेयर होता है, तो उसके मिलाप से हमारे साथ ये प्लेसेंटा बनता है, ठीक है, विच बिकम द मेटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। अच्छा जी, in early pregnancy, the placenta acts as a vital connection between the mother and the fetus, transferring oxygen and nutrients from the mother to the fetus and removing waste products including carbon dioxide from the fetus। ये तो आप सबको पता है कि प्लेसेंटा जिसमें हमारे साथ बच्चा जो है वो मौजूद होता है, बच्चा जो है उसमें पड़ा होता है, तो इस प्लेसेंटा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और वो रोल ये होता है कि ये प्लेसेंटा जो है ना एक कैरियर के तौर पर काम करती है, जिसमें ये प्लेसेंटा जो है ना फीटस को क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, और इसी तरह से फीटस का जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, और इसी तरह से दूसरे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे कि यूरिन हो गया, तो इसको क्या करता है, इसको जो है ना वहाँ से लेता है और उसको बाहर जो है ना बाहर की तरफ लाता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा द मेच्योर प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 लोब्स, जिसको हम कॉटिलेडन्स कहते हैं, फंक्शन एज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड विदाउट द टू ब्लड सप्लाईज एवर मिक्सिंग डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा जी, जब ये प्लेसेंटा थोड़ा सा मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बात पहुंचती है या थर्ड ट्राइमेस्टर तक बात पहुंचती है, तो ये प्लेसेंटा भी इसकी भी डेवलपमेंट हो चुकी होती है, तो फिर यही प्लेसेंटा मज़ीद जो है ना डेवलप्ड हो चुका होता है, और इसके मज़ीद 15 से लेकर 20 लोब्स होते हैं, मतलब हिस्से होते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, कॉटिलेडन्स कहते हैं। कॉटिलेडन्स जो है ये इस 15 to 20 लोब्स ऑफ प्लेसेंटा को कहते हैं, ठीक है। इस कॉटिलेडन्स के ज़रिए फिर फीटस और जो मदर होती है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, तो इनके दरमियान में ऑक्सीजन की जो सर्कुलेशन है या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हो रही होती है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ये हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर की बात करें कि प्लेसेंटा किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो प्लेसेंटा में हमारे साथ फीटल वेन्स होते हैं जिसके ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो वेस्ट मटेरियल है वो जो है ना उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, आपको पता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, ठीक है। कोरियोनिक वेलस होते हैं, मैटरनल आर्टरीज होते हैं जो कि मदर से फीटस की तरफ जा रही होती है, और मैटरनल वेन्स होते हैं। मैटरनल आर्टरीज के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट जो है वो फीटस को मिल रही होती है, और मैटरनल वेन के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो वेस्ट मटेरियल है वो फीटस से वापस मदर की तरफ जाती हैं, फिर एक प्रॉपर तरीके से उसकी क्या होती है, एलिमिनेशन होती है बॉडी से। तो ये आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं प्लेसेंटा का, ये जो आपको ओवरऑल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको ओवरऑल नज़र आ रहे हैं इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिसको मैं सर्कुलरली सर्कल कर रहा हूँ, इसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लू वेन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये फीटल वेन्स होते हैं, और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे ये वाले ये मैटरनल वेन्स, ठीक है, जिसको यहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारे साथ इंट्रावीनस विलस स्पेसिस हैं, ये मैटरनल आर्टरीज़ है, और ये कोरियोनिक विलस है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या करती हैं, प्लेसेंटा को बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें फीटस होता है, और फीटस की मुकम्मल जो डेवलपमेंट है वो इसी के अंदर हो रही होती है। अच्छा जी, मज़ीद अगर हम आगे जाए डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा की तरफ, तो मज़ीद ड्यूरिंग द थर्ड वीक, मतलब जब प्रेगनेंसी कैरी हो चुकी होती है, तो प्रेगनेंसी का तीसरे वीक के दौरान, तीसरे हफ्ते के दौरान, द ओवम जो फर्टिलाइज एग होता है बिकम कवर्ड विद कोरियोनिक विली, सही है। सम ऑफ दीज विली अटैच टू द डिसिडुआ। डिसिडुआ मैंने आपको कहा है कि ये हमारे साथ जो इंटरनल लेयर होता है यूट्रीन का, ठीक है, उसको हम डिसिडुआ कहते हैं, ठीक है।
तो यूट्रस का जो इंटरनल लेयर होता है जिसको हम इंडोमेट्रियम भी कहते हैं, तो मेडिकल टर्म में इसको डिसिजुआ भी कहते हैं। तो ये डिसिजुआ के साथ अटैच होते हैं, जबकि बाकी जो है ना वो मैटरनल ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाते हैं और इसी तरह से मैटरनल ब्लड के इर्द गिर्द जो है ना ये जो हमारे साथ कोरियोनिक विली होती है, विली मतलब हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये वहाँ पाए जाते हैं। From this blood, the chorionic villi absorb nutrition या nourishment for the developing embryo। और इसी तरह से इस maternal arteries में जो blood आ रहा होता है तो ज़ाहिर बात है उसमें ऑक्सीजन भी होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मुख्तलिफ विटामिन वगैरह होते हैं। तो ये जो कोरियोनिक विली होते हैं ये उसी ब्लड से उस न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और इसके ज़रिए फिर एम्ब्रियो की मज़ीद ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है। Chorionic villus consist of single segment that branch into smaller villi. It has an outer layer of cells called सेंसाइशोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, सेंसाइशोट्रोफोब्लास्ट क्या है? सेंसाइशोट्रोफोब्लास्ट जो है ये असल में हमारे साथ प्लेसेंटा का आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, और इसका डायरेक्ट जो है ना मैटरनल ब्लड के साथ कनेक्शन होते हैं, डायरेक्टली ये मैटरनल ब्लड के साथ कनेक्टेड हुए होते हैं, जबकि हमारे साथ जो आउटर मोस्ट जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको लिंगन सेल्स कहते हैं या साइटोप्लाज्म भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके पास क्या है, प्लेसेंटा के लेयर है। जो आउटर लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सेंसाइशोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, सेंसाइशोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और जो इनर लेयर होता है उसको लिंगन सेल कहते हैं या साइटोप्लाज्म भी उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, सो द सेंटर ऑफ ईच विलिस कंसिस्ट फीटल ब्लड वेसल्स which connect with vessels from other villi to form the umbilical vessels। ठीक है, तो इस तरह से हमारे साथ जो सेंटर जो वेलस होते हैं या कोरियोनिक वेलस होते हैं, तो इससे हमारे साथ जो छोटे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फीटल ब्लड वेसल्स को बनाते हैं और यही फीटल ब्लड वेसल जो है दूसरे विलीज के साथ मिलकर क्या करती है, अम्बिलिकल वेसल्स बनाती है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से गुजरती हैं। द कोरियोनिक विली आर बाथ इन मैटरनल ब्लड एंड लिंगन सेल्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, जो लिंगन सेल्स होते हैं हमारे साथ जो इनर लेयर होता है प्लेसेंटा का जिसको हम लिंगन सेल कहते हैं, तो इसका काम ये होता है कि ये जो मैटरनल ब्लड है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पर, फीटस को, एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। सो हाउ एवर मैटरनल और फीटल ब्लड डज नॉट मिक्स एज दे आर सेपरेट बाय सेलुलर लेयर ऑफ द कोरियोनिक वेलस। ठीक है, और इसी तरह से जो मैटरनल ब्लड है और जो फीटल ब्लड है ये कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, क्योंकि दोनों के जो आर्टरीज और वेन्स है वो अलग अलग ही होते हैं, तो इस वजह से मिक्स होने का चांस नहीं बनता। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें कहते हैं कि राइट डाउन अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। हमारे साथ प्लेसेंटा का के स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शंस क्या है। तो स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे साथ इसमें मंदरजा झैल चीज़ें पाई जाती है। अब हम बात करेंगे फंक्शन की कि प्लेसेंटा के कौन से मेन फंक्शंस है। सो सबसे पहला जो फंक्शन है प्लेसेंटा का वो क्या है, न्यूट्रिशन। द फीटस रिसीव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही ये वाहिद ऑर्गन है, ठीक है, जिसके ज़रिए फीटस को जो है ना उसकी माँ से क्या मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो कि उस फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एज द फीटस डज नॉट ब्रीथ विद इन द यूट्रस इट रिसीव ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्लेसेंटा। इसी तरह से ये भी आपको पता है कि जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो वो नॉर्मली जैसे हम सांस लेते हैं नोज़ माउथ के ज़रिए, ऐसे बच्चा नहीं लेता। तो
सांस लेने के लिए या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी जो हमारे साथ जो ऑर्गन यूज़ होता है वो प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा के ज़रिए ही ऑक्सीजन जो है ना मदर से फीटस की तरफ जाती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना फीटस से मदर की तरफ वापस उसी प्लेसेंटा के ज़रिए आती है। तो ये पहला मेन फंक्शन हो गया प्लेसेंटा का। इसी तरह से दूसरा जो फंक्शन है वो है स्टोरेज का। स्टोरेज का क्या है? द प्लेसेंटा स्टोर ग्लाइकोजन which can be converted into glucose with the help of the fetus। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड पड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो वही ग्लाइकोजन जो है ना कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, जिसको फिर प्लेसेंटा जो है जो फीटस है वो यूज़ करता है अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम तीसरी फंक्शन देखें प्लेसेंटा की तो वो क्या है? प्रोटेक्शन है, जो कि स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा जो है प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। सो द प्लेसेंटा ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शन सच एज साइफिलिस एंड सर्टन वायरसेस अनटिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के आखिरी टाइम तक प्लेसेंटा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि फीटस को मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अटैक से क्या करती है? बचाती है और उसको महफूज रखती है। इसके अलावा कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है और बाय चांस जो है फीटस को क्या करती है? इन्फेक्ट करती है, उसको मुतासिर करती है। इसके अलावा हमारे साथ जो अगली फंक्शन है वो है हार्मोनल फंक्शन। फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन और पर वेजाइनल आर्टरी द प्लेसेंटल प्रोडक्ट सीरम प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिलीज इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन। ठीक है, तो मैटरनल सर्कुलेशन में इसकी सिक्रीशन होती है मुख्तलिफ हार्मोन्स की। तो ये था हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे साथ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा थे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होंगी कौन कौन से फंक्शन प्ले करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, मुख्तलिफ़ किस्म की जो एनर्जी सोर्सेज है जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया उसको स्टोर करता है। ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक वही ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जिससे फिर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों से प्रोटेक्ट करना और इसके साथ साथ हार्मोनल सिक्रीशन को रेगुलेट करना, ये क्या है? ये फंक्शन है आपके प्लेसेंटा के। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें कहते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स एंड एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा। हमारे साथ प्लेसेंटा के कौन कौन से टाइप्स है और कौन कौन से कॉमनली वो एबनॉर्मेलिटीज़ है जो कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलती है। तो इसमें अगर हम टाइप्स की बात करें तो यूजुअली हमारे साथ 2 टाइप कॉमनली देखने को मिलते हैं। एक प्लेसेंटा बाइपार्टेट है और एक प्लेसेंटा ट्राइपार्टेट है। सो प्लेसेंटा बाइपार्टेट से मुराद ये है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे साथ जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 लोब में और एट अ टाइम 2 कंप्लीट सेपरेट लोब ऑफ प्लेसेंटा को क्या कर रही होती है? सर्कुलेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसको हम प्लेसेंटा बाइपार्टेट कहते हैं। ठीक है, देयर आर 2 कंप्लीट एंड सेपरेट लोब। 2 कंप्लीट, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बना के देता हूँ, ये हमारे साथ हो गया एक लोब और ये हमारे साथ हो गया दूसरा लोब, और ये जो आपको नज़र आ रहे, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा एक प्लेसेंटा को प्रोवाइड कर रही होती है सर्कुलेशन और दूसरे को जो है प्रोवाइड कर रही होती है। तो इस तरह के जो प्लेसेंटा होते हैं इसको हम प्लेसेंटा बाइपार्टेट कहते हैं। बाय मीन 2, पार्टेट मतलब पार्ट, 2 हिस्से प्लेसेंटा के होना। ठीक है, इसी तरह से प्लेसेंटा ट्राइपार्टेट, ट्राई का मतलब है 3। सो इसमें हमारे साथ जो प्लेसेंटा होता है वो 3 लोब्स पर मुश्तमिल होता है और इसी तरह से तीनों लोब को सर्कुलेशन जो है वो मिल रही होती है। इसी तरह से अगर हम एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो प्लेसेंटा के हमारे साथ कॉमनली 3 एबनॉर्मल कंडीशन हमें कॉमनली देखने को मिलती है। एक कहते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा से मुराद वो कंडीशन जिसमें प्लेसेंटा जो है ना रप्चर हो जाता है, उसमें
अरेंजमेंट आ जाती हैं, वो रप्चर हो जाता है, रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग वगैरह होती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। तो इस कंडीशन को एब्रप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। दूसरा है प्लेसेंटा एक्रीटा और तीसरा है प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये मुख्तलिफ एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिल सकती है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारे साथ एक अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसकी डिवीजन हुई है, तो ये एक लोब को भी सर्कुलेशन प्रोवाइड कर रहा है और दूसरे लोब को भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो कंडीशन आपको नज़र आ रही है इसको हम बायलोब या प्लेसेंटा बाइपार्टेट कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर, तो ये जो है इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा ट्राइपार्टेट। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे साथ 3 लोब एबनॉर्मली जो है ना ये बने हुए हैं, ठीक है। तो 3 लोब वाला जो प्लेसेंटा होता है इसको फिर हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा ट्राइपार्टेट कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अगर एबनॉर्मेलिटीज़ की हम बात करें तो हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे साथ कॉमनली 3 तरह के एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे साथ अगर पहले नंबर को देखें तो वो क्या है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा से मुराद ये है कि प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्लेसेंटा का फट जाना, सही है, इज अ सीरियस ऑफ अन सडन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन वेयर द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूट्रस बिफोर चाइल्ड बर्थ। बच्चे की पैदाइश से पहले, बच्चे की पैदाइश से पहले जो प्लेसेंटा होता है तो वो यूट्रस से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है एबनॉर्मली, जिसकी वजह से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है और वो ब्लीडिंग जो है ना वो फिर देखने को मिलती है, ठीक है। और उससे फिर पता चलता है कि कोई ना कोई मसला जो है अंदर चल रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये कॉमनली आपको 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान देखने को मिलती है, ठीक है। सो की सिम्टम्स, इसके अलामात क्या होते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है इसमें, ठीक है। सेवियर एब्डोमिनल और बैक पेन जो पेशेंट है उसको देखने को मिलती है, फील होती है। रिजिड टेंडर यूट्रीन मसल, और यूट्रीन मसल जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस उसमें पैदा हो जाती है। दूसरी जो एबनॉर्मल कंडीशन है इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा ये भी हमारे साथ एक सीरियस प्रेगनेंसी कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, द प्लेसेंटा ग्रो टू डीपली इनटू द यूट्रीन वॉल। जो प्लेसेंटा होता है वो जो इनर मोस्ट लेयर होता है यूट्रीन यूट्रस का, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो वो इनर मोस्ट लेयर को छोड़ के मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम में चला जाता है, ठीक है। और बहुत डीपली जो है ना प्लेसेंटा की ग्रोथ जो है ना डीपली लेयर में वो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग होती है। और ये जो कंडीशन है ये 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान भी होती है और डिलीवरी के बाद भी ये देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली फिर जो प्लानिंग हम करते हैं तो वो सिजेरियन सेक्शन की, मतलब सी सेक्शन जो है हम करते, तो सी सेक्शन के ज़रिए चाइल्ड बर्थ जो है वो फिर फॉलो होती हैं। और इसके साथ साथ हिस्टेरेक्टमी की जाती है, जिसमें जो यूट्रस है उसको रिमूव किया जाता है, जिसके बाद फिर जो फीमेल होती है वो हमेशा के लिए फिर सेकेंड प्रेगनेंसी उसकी नहीं हो पाती और वो फिर दोबारा से बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। हिस्टेरेक्टमी ये वो एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो यूट्रीन है या जो यूट्रस है उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो इसको कहते हैं हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। जो तीसरी हमारे साथ एबनॉर्मल कंडीशन है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया इसमें हमारे साथ जो प्लेसेंटा है तो वो नीचे की तरफ, बहुत नीचे की तरफ उसकी ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो सर्विक्स होता है तो वो क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है, वो बंद हो जाता है, ठीक है। सो प्लेसेंटा प्रीविया अकर व्हेन द प्लेसेंटा कवर ऑल और पार्ट ऑफ द सर्विक्स। देखिए वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि या तो मुकम्मल तौर पर सर्विक्स को कवर करके उसको ब्लॉक
ब्लॉक कर देता है, या थोड़ा-थोड़ा जो है ना प्लेसेंटा जो सर्विक्स एरिया है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से काजिंग पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर को ये देखने को मिलती हैं। तो ये जो 3 एबनॉर्मल कंडीशन है ये कॉमनली पेशेंट में देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में हम यूनिट नंबर 3 को कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह यूनिट नंबर 4 की तरफ आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब स्टूडेंट को इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।